प्रधानमंत्री हर प्रधानमंत्री देश का 15 अगस्त के दिन लाल किले से मुल्क की आवाम को, जनता को अपने भाषण के जरिए ये बताती है कि उनकी सरकार ने क्या किया या क्या करने वाले हैं। एक रिवायत रही है। मगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर आरएसएस की तारीफ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई। इसलिए कि आरएसएस और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की ताईद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफरत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि आरएसएस हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तकबिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज्म जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी गुजरे हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पर इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों की गुलामी से। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री अगर आरएसएस के दफ्तर पे गए तो मैं कुछ नहीं बोला, कि मैं जानता था वो तो स्वयंसेवक थे और हमेशा रहेंगे। मगर जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, जो संघ परिवार इस मुल्क में हेट्रेड को फैलाती है, डिवीजन होता है, तो ये तो प्रधानमंत्री उनकी तायीद कर रहे हैं। आप हम देख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। सत्याग्रह जो होती थी 1920 और 40 में, रोलेट एक्ट के खिलाफ जो एजिटेशन होता था, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या नेवल म्यूटिनी इन मुंबई थी, इसमें क्या आरएसएस नजर आती है क्या आपको? फिर आप देख लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आरएसएस का जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना में क्या लिखा गया है बताइए आप? क्या वो प्रार्थना इंक्लूसिव है? फिर आरएसएस का जो शपथ है उसमें तो सिर्फ एक ही समुदाय के रिलीजन, उनके सोसाइटी, कल्चर की बात होती है। और फिर आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो जब अंग्रेजों ने ये फैसला लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ड्रिल यूनिफॉर्म पहन के नहीं करेगी, तो फौरन 29 अप्रैल 1943 को गोलवालकर ने एक सर्कुलर लिख दिया कि हम अपने इनका जो यूनिफॉर्म है निकाल रहे हैं। जबकि उस वक्त जो अंग्रेज बोलते थे उसके अपोजिट में देश करता था। आपने किया वो। एक और बात आपको जानना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के फाउंडर हैं, महासभा के हैं और आरएसएस के एक जिम्मेदार थे अंडर अ पैक्ट। दिसंबर 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल कैबिनेट में मंत्री बने। कौन उसको हेड कर रहा था? फजलुल हक। ये कौन था फजलुल हक? ये फजलुल हक वही आदमी था जो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग के सेशन लाहौर में मार्च 1940 में मूव किया था। आप बताइए फिर आज प्रधानमंत्री इनका बात कर रहे हो। दूसरी आखिरी बात, ये जो प्रधानमंत्री कहते एनजीओ, आपको इनकी हिस्ट्री अगर मैं, क्योंकि वक्त नहीं है, मुख्तसर से अल्फाज में कह रहा हूं कि आरएसएस ने जो मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 17 1978 में जो डिस्ट्रिक्ट जज नागपुर के सामने फाइल किया था, राजेंद्र सिंह ने फाइल किया था, जो बाद में बाला साहब ड्योरस जो उस वक्त सरसंघचालक थे, उनके बाद वो सरसंघचालक बने। उन्होंने क्या लिखा पढ़ लीजिए आप। कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू नेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा था। फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिए जो एप्लीकेशन उन्होंने दिया था, उसके पैराग्राफ नंबर 13 पे क्या लिखा हुआ है। फिर उन्होंने सरसंघचालक के बारे में क्या कहा था। ये तमाम चीजें सामने हैं। उनका पार्टी का जो आर्टिकल 14 है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मगर हर काम आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं।
तो ये हमको अफसोसनाक दिखा कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात किए बहैसियत प्रधानमंत्री के, वजीर आजम के। आप देश के बारे में बोलना था। आपने कल अपने भाषण में कहा कि दूसरी बातें कहीं। ठीक है, हम आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ थे, रहेंगे। प्रधानमंत्री बीजेपी से आते हैं, मगर एक वजीर आजम तो है। मगर इस तरह उन्होंने आरएसएस की उनको सराहा, उनकी तारीफ की, ये सरासर गलत है और ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हमारे को खतरा चीन से है। चीन आज भी हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम नहीं जा सकते। हमने 25 पेट्रोलिंग पॉइंट खो दिए हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन देश में अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर निफाक पैदा कर रही है, इख्तलाफात को फरोग दे रही है, हेटरेट में इजाफा कर रही है, कई मसाजिद पे केसेस डाले जाते हैं, दरगाहों पर 500 साल पुरानी दरगाह पर वहां पर खबरों को तोड़ा जाता है। कौन है ये लोग? ये तो सब इनका ताल्लुक आरएसएस से है। इसको कई लोग ये भी क्रिटिसाइज करें कि पॉलिटिकल लीडर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स को क्रिटिसाइज करें कि काफी ज्यादा पॉलिटिकल स्पीच है, नॉट स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए, वो हर एक की राय। मेरे लिए सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात और तकलीफदेह बात ये थी कि उन्होंने आरएसएस की 100 साल की तकमील पर उनकी खिदमात को, उनके चीजों को सराहा है। अरे प्रधानमंत्री ये भी नहीं जानते हैं, मगर नहीं इकरार करेंगे कि भाई तिरंगा कब लहराया गया आरएसएस के दफ्तर के ऊपर। ऑर्गेनाइजर मैगजीन में जब संविधान बना तो उसके बारे में क्या कहा था ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने गोलवालकर को कोट करके। जब आरएसएस बन रही थी तो उस वक्त कौन लोग थे? 4 लोग थे ना, हेगडेवर, आपके मुंजी और 2-3 लोग थे। और हेगडेवर ने खुल के कहा कि मैं इंस्पायर हुआ सावरकर की हिंदुत्व की किताब से। उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या वो आज उस किताब को सामने रख के अब आर्टिकल 14 को देख लीजिए। उस किताब को सामने रख के आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को देख लीजिए। ठीक है, मेरा यकीन मत करिए, मैं जो लोग आज हमको तनकीद कर रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, आप देख लीजिए, सब रख के सामने पढ़िए ना, देख लीजिए आप कितना इंक्लूसिव है, कितना एक्सक्लूसिव है। वो कॉल फॉर स्पेशल मॉड्यूल रिलीज किया है 6 और क्लास के लिए, जिसमें कांग्रेस माउंटबैटन को और इनको कंप्लीट पार्टीशन के कंप्लीट मॉडिफिकेशन ऑफ एनसीईआरटी जो है मॉडिफिकेशन, उसको आप कैसे देखते हैं? खासतौर पहले मुगलों की बात आई थी, अभी पार्टीशन को लेकर मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए। मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 90% खरीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। अब आज भी वही बोला जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़ी, इंडिया विंस फ्रीडम, उसमें मौलाना आजाद रो रहे थे सबके पास जाकर, उस वक्त के नेशनल लीडर्स के पास, कि भाई आप एग्री मत करिए। वो किताब को भी शामिल करिए, पढ़ाइए बच्चों को। आप तो इन चीजों को शामिल ही नहीं करना चाह रहे हैं। क्या आपकी नजर में सर लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना और द देन कांग्रेस, अरे भाई साहब, मैंने आपके सामने अभी कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में मिनिस्टर बने बंगाल कैबिनेट में फजलुल हक के साथ। फजलुल हक वो आदमी था जो लाहौर के मुस्लिम लीग के सेशन में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन मूव किया था। ये क्यों नहीं पढ़ाते आप? ये पढ़ाइए ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में मेंबर थे, आप पढ़ाइए। आप ये नहीं पढ़ाएंगे।
यही पढ़ाइए ना आप, ये तो हिस्ट्री है, इसको क्यों आप जो छुपाना चाह रहे हैं? आप सिलेक्टिव चीजों को पढ़ाएंगे, माने आपके जो आइडियोलॉजिकल हेड है उनको आप ऐसा बना देते कि जैसा वो बिल्कुल वो दूध के धुले हुए हैं। नहीं है, ये सच्चाई बोल रहा हूं मैं आपको। आप ये क्यों नहीं पढ़ाते अपनी किताब में जो बना रहे हैं किताब के भैया आपने आरएसएस ने हिस्सा लिया था रूरल एक्ट के एजुकेशन के खिलाफ? बताइए आप बताइए, उसमें पढ़ाइए ना कि आरएसएस ने हिस्सा लिया था सिविल डिसोबीडियंस में, क्विट इंडिया मूवमेंट्स में, एंटी कॉलोनियल सत्याग्रह में, भी पढ़ाइए ना। क्यों नहीं पढ़ाते आप जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 100 साल, तो ये भी बताइए। आप जो प्रधानमंत्री के भी आप एनसीईआरटी के सिलेबस में ही पढ़ाइए कि एक किताब है, किसकी किताब, प्रधानमंत्री बताएं आरएसएस का प्रार्थना क्या है, उनकी शपथ क्या है, डालिए उसके एनसीईआरटी में, दिखाइए क्या क्या है चीजें। ये आप अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने आज अच्छा जाहिर करने के लिए आप दूसरों को बता रहे हैं बुरे हैं, अच्छे हैं। भाई आप सब चीज पढ़ाइए, क्यों छुपा रहे हैं चीजों को आप? जी, सालों से जो है इस तरीके से बदलाव लेकर आया गया है, सरकारें जो बदलती है। ये तो हमेशा हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है ना। वो तो सरकारें कांग्रेस की कोई, अरे हिस्ट्री बदल ज्यादा तो ये लोग करते हैं, जब कभी ये सत्ता में रहे हैं इनका एक ही काम रहा है। अख्तर उल ईमान साहब इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकते, वो अपना फैसला लेंगे। और नहीं, अख्तर भाई इस पे को पूरा इख्तियार है, वो जो फैसला लेंगे पार्टी का वो फैसला होगा और अख्तर भाई बताएंगे। थैंक यू। अभी तो नहीं माल, अभी तो 50% लगा चुके हैं, उससे तो हमको बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी डायमंड इंडस्ट्री को इफेक्ट पड़ रहा है। पॉलिश डायमंड्स होते थे सूरत के, तमिलनाडु का जो हमारा रेडीमेड गारमेंट सेक्टर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, और हमारे मोटर पार्ट्स जो 65,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है उसमें कम से कम आधे पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये बहुत सी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।